गलत बात है। आपके ग्रुप में महिलाएं कम है और आप इस तरह है ना बहुमत का फायदा लेना चाह रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। नहीं मेरा अनुरोध है आपसे, एक चीज बताऊं साथियों को नमस्कार सर, ग्रुप के सभी मेरा साथियों अनुरोध है आपको कि अगर आप अपने कार्यक्रम में देखिए, हम विनती कर रहे हैं आपसे कि हमको जितना ज्यादा से ज्यादा बता सकें आप, वो सब हमारे लिए काफी है। और इस कार्यक्रम में ज्यादातर आरटीआई एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम जो करप्शन पकड़ते हैं वो सही दिशा में कैसे जाएं। देखिए, हम लोगों के पास तो 10, 20, 50 केस किए हैं, उस केस को शेयर कर रहे हैं इस माध्यम से और बता रहे हैं कि हमने जो अनुभव किया है वो ऐसा है। लेकिन आप तो पूरे सर्विस में रहे होंगे, तो पूरे सर्विस में आपको निश्चित ज्ञान होगा कि करप्शन रिलेटेड कोई चीज किस तरह से फाइल किया जाए तो उसको सरकार निरस्त ना कर पाए, एंटी करप्शन लॉ के तहत खत्म ना कर पाए, हमारे शिकायत पर जांच हो, अनिवार्य रूप से हो। और जांच से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आप भी जानते हैं, हमारे पूरे देश जानता है इस बात से कि करप्शन रिलेटेड मामलों में भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को सजा नहीं मिलती। तो आप कृपया करके हमको वो तरीका बताएं कि कैसे भ्रष्ट लोगों को सजा हो, अनिवार्य रूप से सजा हो। जी, सबसे पहले तो हमारे को, यदि हम लोग कोई विरोध कर सके तो इस बात के लिए करें कि जब कोई भी आदमी या औरत अपना लोक सेवक होते हुए करप्शन करता है, वो किसी भी तरह का प्रलोभन या कहना चाहिए कोई भी तरह का रिश्वत के कई रूप हैं, केवल पैसा ही नहीं है। मैं माफी चाहूंगा इस डिस्कशन को रोकने के लिए। हमारे जो आज के प्रशिक्षक है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और 7:10 का समय भी हो रहा है। हमें प्रशिक्षण कार्यालय आज जो है हमारा प्रशिक्षण कार्यशाला हम शुरू कर रहे हैं और मैम आपके ज्ञान का हम लाभ लेंगे। आप मुझे अपना नंबर मुझे भेज दीजिएगा प्लीज। मैंने नंबर भेज रही हूँ मैं बराबर इसके अंदर। जी अभी मैं आगे आपसे इस पर चर्चा करूंगा। बिल्कुल। आज जो है हमारे साथ डीओपीटी के प्रशिक्षक एवं डीआरबीएस महाविद्यालय नागपुर से श्री नवीन महेश अग्रवाल जी जुड़े हैं, जिनके जरिए से आज हम लोक प्राधिकारी एवं लोक प्राधिकरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारियों पर अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। तो नवीन अग्रवाल जी को मैं नमस्कार करता हूं और सभी साथियों की तरफ से उनका अभिनंदन है। मैं सभी साथियों को अनम्यूट कर रहा हूं ताकि नवीन जी इस कार्यशाला को शुरू कर सकें। नवीन जी प्लीज आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। आपको सभी साथियों की तरफ से नमस्कार सर। सभी साथियों को मेरी ओर से भी मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद देवेन जी। और पहले तो मैं माफी चाहूंगा सुनीता जैन मैडम जी से कि मैंने बीच में आकर रोक दिया और मैं भी वंचित रह गया उनकी बात सुनने से। आगे देवेन जी से निवेदन करता हूं कि बाद में आगे कभी हमें उन्हें सुनने का मौका मिले, ऐसी व्यवस्था बिल्कुल सर। हम इसी कोशिश में मैं उनको अभी अधूरा रखा हूं ताकि उनका पूरा हम विषय पर अनुभव लें। जी। और सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूंगा कि जैसे देवेन जी ने कहा कि भी आज का प्रशिक्षण कार्यक्रम या मैं प्रशिक्षक के रूप में यहाँ मौजूद हूँ, तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि मैं भी एक प्रशिक्षणार्थी हूँ और ये चर्चा सत्र है, ऐसा इसे इस रूप में आप इसे लीजिए। और इस रूप में हम लोग ले भी रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक ठप्पा लग जाना, मतलब कि भाई वहाँ उन्होंने प्रमाणित किया है प्रशिक्षक के रूप में, तो कोई बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन हो गया, ऐसा नहीं है। ये जो अनुभव के जरिए आता है और मुझसे ज्यादा आप लोगों को अनुभव है इस विषय में, सूचना के अधिकार में, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर भी हम लोग शुरू करते हैं आज की चर्चा को। तो हम लोग बाकी ज्यादा डिटेल में जाने के बजाय
सीधा हम लोग मुख्य मुद्दे पे आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें समय की भी कमी है और रोज हम लोग अलग अलग मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो विषय मुझे दिया गया है, सार्वजनिक प्राधिकरण, पब्लिक अथॉरिटी के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो मैं एक स्क्रीन आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जी सर। और हाँ, इसमें कहीं कोई चीजें छूट जाए मुझसे, है ना, तो बाद में जैसे हम लोग सब मिलजुल के चर्चा करेंगे तो उसमें हम लोग उसको शामिल कर लेंगे। आप लोग भी करिए, कुछ मुझसे चूक हो रही हो तो आप बताने का प्रयास जरूर करें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये कानून का नाम भी बताना इसलिए जरूरी होता है, हम सबको तो मालूम है, लेकिन कई जो पब्लिक अथॉरिटी में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं वो इस कानून के नाम को भी गलत लिखते हैं, है ना। कई बार मैं जब कहीं सरकारी कार्यालय में प्रशिक्षण देता हूँ तो उनको ये नाम जरूर याद रखने बोलता हूँ, क्योंकि उनको नाम तक ठीक से पता नहीं होता है। शुरुआती जो इसकी जो हो रही है हमारी एक्ट की, जैसे प्रस्तावना से होती है, तो प्रस्ताव में सबसे पहला पॉइंट जो है वहीं लोक प्राधिकारी लिखा हुआ है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि भी लोक प्राधिकारी जो सूचना का अधिकार कानून है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सभी सूचनाएं लोक प्राधिकारी के पास की होती है और वही सूचना लेने का अधिकार नागरिकों को है, तो सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है इसका है लोक प्राधिकारी, पब्लिक अथॉरिटी। फिर नागरिक तो है ही, क्योंकि नागरिकों के लिए ही कानून है, और इस कानून को जो ठीक तरह से अमल कर पाए, लोगों को इंफॉर्मेशन दे पाए, उसके लिए जो पीआईओ होता है, लोक सूचना अधिकारी, तो इन तीनों की बहुत खासी भूमिका इसमें रहती है। प्रस्तावना में दिया है जैसे लोक प्राधिकारी के कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व निर्माण करने के लिए इस कानून का जो निर्माण किया गया, इसकी जरूरत जो महसूस हुई, वो लोक प्राधिकारी के कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व निर्माण करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगा, शासन को, जो भी आंदोलनों के इसके निर्माण के लिए जो लेकर आंदोलन हुए, तो कहीं ना कहीं ये चीज सामने आ रही थी कि भाई लोक प्राधिकारी कार्यक्रम में पारदर्शिता नहीं है, उत्तरदायित्व नहीं है ना, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। तभी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया। प्रस्तावना से ही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं स्वीकार किया है सरकार ने भी कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में कमी थी, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं था। ये सब चीजों को रोकने के लिए इस कानून को बनाया गया। इसमें मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, अब हम लोग आते सेक्शन 2 में, परिभाषाएं, जिसमें सेक्शन 2F क्या कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़े संबंधी सामग्री, ये सब सूचना की श्रेणी में आती है, ये हम सबको पता है। लेकिन जो मैंने बोल्ड में किया हुआ है ये महत्वपूर्ण है। और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना जिस तक किसी अन्य कानून के तहत लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है। तो ऐसा कोई, जैसे हम लोग परिभाषा पब्लिक अथॉरिटी की तो हम लोग आगे देखेंगे ही, लोक प्राधिकारी की, उसके अलावा भी ऐसे जो प्राइवेट निकाय जो सूचना अधिकार के दायरे में नहीं आते, कानून के दायरे में नहीं आते, उन पर सूचना का अधिकार कानून लागू नहीं होता है। ऐसे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट संस्था है, उनके पास की जो सूचनाएं हैं वो भी सूचना की श्रेणी में आती है। यदि कोई लोक प्राधिकारी जो पब्लिक अथॉरिटी की परिभाषा में आता है, जिस पर सूचना का अधिकार कानून लागू होता है, उसकी पहुंच ऐसी सूचना तक हो कि वो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कानून के तहत उसको अधिकार है वो सूचना प्राप्त करने का, तो वो सूचना की कैटेगरी में आती है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जैसे एयरटेल से यदि किसी को कोई इंफॉर्मेशन मांगनी है तो एयरटेल पब्लिक अथॉरिटी में आता है क्या, या आइडिया जो है पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आता है, प्राइवेट निकाय है वो। लेकिन उससे संबंधित भी सूचना हमको मांगनी है तो हम किससे मांग सकते हैं, जो उनको नियंत्रित करने वाली जो यंत्रणा होती है, जैसे कि ट्राई जो हम लोग कहते हैं, तो उनसे हम लोग ऐसी सूचनाएं इनसे संबंधित मांग सकते हैं, क्योंकि ट्राई को एक अधिकार है कि वो रिलायंस या जो आइडिया, वोडाफोन, ऐसी प्राइवेट कंपनियों से सूचनाएं प्राप्त कर सकता है किसी न किसी कानून के तहत। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य चीज है,
क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग जब किसी सार्वजनिक प्राधिकरण जो होता है, लोक प्राधिकारी के पास हम लोग सूचना मांगने जाते हैं, ऐसे संस्थाओं से संबंधित जो प्राइवेट होती है, उन लोग मना कर देते हैं। तब हमको बताना जरूरी कि भाई ये भी सूचना की श्रेणी में आता है, आप उनसे मांग कर हमको दे सकते हैं, क्योंकि आपको किसी दूसरे कानून के तहत अधिकार है उनसे ऐसी सूचना प्राप्त करने का। उसके बारे में एक हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन भी है 2018 का, कि इफ ए पब्लिक अथॉरिटी has a right and is entitled to access information from a private body under any other law, it is information as defined in section 2F। सेक्शन जो 2F के अंतर्गत सूचना की परिभाषा दी गई, उसके अंतर्गत ऐसी प्राइवेट बॉडी से संबंधित सूचना भी शामिल होती है, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट का भी कहना है। तो इसलिए पब्लिक अथॉरिटी की जवाबदारी हो जाती है कि ऐसी इंफॉर्मेशन वो प्राइवेट बॉडी से लेकर आवेदक को प्रदान करे। दिल्ली हाईकोर्ट का 2018 का डिसीजन है, रेट पिटीशन नंबर 12388 का। अब हम लोग आते पब्लिक अथॉरिटी, जिस पर अब हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, लोक प्राधिकारी की परिभाषा। संविधान द्वारा ऐसे प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सहकारी संस्था जो संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा या समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या आदेश द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो इसमें सभी आ गए, मतलब संसद से लेकर ग्राम पंचायत तक सभी कार्यालय। फिर ये हो अपने न्यायालयीन जो व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट यानी जो वरिष्ठ कोर्ट है, उससे लेकर लोअर, जितने भी लोअर कोर्ट भी होगी, वो सब भी इसकी श्रेणी में आते हैं। जितने भी सरकारी कार्यालय हम लोगों को दिखाई देते, सब पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में आ जाते हैं। फिर जैसे ये है, कुछ लिमिटेड कंपनियां होती है जो सरकार खुद उसकी मालिक होती है ना, कोल इंडिया लिमिटेड है, BHEL है, इस टाइप की जो कंपनी है, LIC है, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन है, सेबी है, ये सब जो है वो ABCD जो 4 कैटेगरी दी गई है उसमें आती है। और इन्हीं के ऊपर इन्हीं लोक प्राधिकारियों को सूचना का अधिकार कानून लागू होता है, और वो यही बाध्य होते हैं सूचना अधिकार कानून का पालन करने के लिए और उसके अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिए। लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जो है, क्योंकि ये तो हमें पता चल जाता है कि भाई जो सरकारी कार्यालय सब लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ऐसे गैर सरकारी संगठन, ऐसे NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्त पोषित है, जिन्हें सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर अनुदान दिया जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे जो गैर सरकारी संगठन है वो भी लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आते हैं, उसके दायरे के अंतर्गत आते हैं। समुचित सरकार भी यहाँ बार बार दिख रहा है, मतलब वो परिभाषा मैंने इसमें लिया नहीं था। समुचित सरकार का मतलब ये है कि भाई जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना से जारी किए गए हैं, या जिनको केंद्र सरकार की ओर से सहायता दी जाती है बड़े पैमाने पर, वित्तीय सहायता, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे मामलों में केंद्र सरकार जो है वो समुचित सरकार होती है। और उसी तरह से राज्य द्वारा जो स्थापित है या वित्त पोषित जो संगठन है, उनके मामले में समुचित सरकार मतलब राज्य सरकार है ना, तो उसमें ये आते हैं। अब इसमें क्या लिखा है एक्ट में कि सारभूत रूप से वित्त पोषित है, सब्सटेंशियल फाइनेंस जिनको प्रदान किया जा रहा है, ऐसे गैर सरकारी संगठन। इस पर मैं ज्यादा जोर दूंगा, ऊपर की जो पब्लिक अथॉरिटी ABCD कैटेगरी उस पर मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो आप सब लोगों को पता है, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। तो गैर सरकारी संगठन पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ। एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि कितनी मात्रा में उन्हें सहायता दी जा रही है तो वो लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आएंगे, है ना। तो इसके लिए हमको सहारा लेना पड़ता है, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके जो जजमेंट होते हैं उसमें इसकी व्याख्या की जाती है। तो एक DAV कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी का केस है, सुप्रीम कोर्ट में हुआ था 2013 में। तो उसमें उन्होंने इसकी व्याख्या की है, सब्सटेंशियल मतलब क्या। सब्सटेंशियल मीन्स ए लार्ज पोर्शन विच कैन बी बोथ डायरेक्ट और
इनडायरेक्ट। तो इसमें सब्सटेंशियल या बड़े पैमाने पर जो वित्तीय सहायता का जो तात्पर्य है वो परसेंटेज से नहीं है कि भाई जो उसका जो वार्षिक सालाना जो खर्च होता है, टर्नओवर जो है वो एनजीओ का, उसका 50% यदि सरकार दे रही है सहायता तो वो लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आएंगे, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि किसी एनजीओ का जो खर्च है या टर्नओवर है साल का वो 10,000 रुपए है और उसमें से सरकार उसको 50% सहायता दे रही है, यानी 5,000 रुपए। तो इसका मतलब ही वो लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसे सब्सटेंशियल फाइनेंस मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें ये देखा जाता है कि बड़े पैमाने पे, मतलब उसकी व्याख्या उन्होंने क्या की कि जैसे किसी का 100 करोड़ का टर्नओवर है और उसमें यदि 50% दे रहे हैं तो 50 करोड़ रुपए गवर्नमेंट यदि उसको सहायता प्रदान कर रही है तो वो लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे माना है कि वो बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता जो है सब्सटेंशियल फाइनेंस के रूप में उसे सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो इसकी हमें समय समय पे ऐसे डिसीजन का सहारा लेना पड़ता है उसकी व्याख्या समझने के लिए। तो इसका मतलब 50% यानी 5,000 सहायता दे दिया वो 50% है और 50 करोड़ भी 50% होता है। तो फिर परसेंटेज को हमें यहाँ ध्यान नहीं देना है कि परसेंट इतना परसेंट दिया मतलब सब्सटेंशियल फाइनेंस हो गया, ऐसा नहीं है। 10,000 में से 5,000 जो है वो बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता नहीं कहलाती है, लेकिन 100 करोड़ में से यदि 50 करोड़ सरकार दे रही है तो बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता कहलाती है। एक और उन्होंने इसमें पहलू बताया कि हम कैसे समझ सकते हैं कि ये लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आएगा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी सहायता, कोई सहायता जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को प्रदान कर रही है और वो सरकार सहायता वापस ले ले तो उसका चलना मुश्किल हो जाए, उस एनजीओ का चलना मुश्किल हो जाए, ऐसी यदि वित्तीय सहायता है तो वो सब्सटेंशियल फाइनेंस के रूप में आती है और वो ऐसे संस्थान लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आते हैं। तो दो चीजें हमें ध्यान में रखना है, एक तो परसेंटेज हमें ध्यान में नहीं लेना है, बड़े पैमाने पर मतलब अमाउंट बड़ा होना चाहिए। दूसरा है कि वो सहायता यदि सरकार वापस ले लेती है तो वो उसका चलना मुश्किल हो जाए। तो ऐसे इसमें उदाहरण के रूप में हम लोग ले सकते हैं जैसे जो महाविद्यालय होते हैं जिनको सरकार की ओर से अनुदान मिलता है बड़े पैमाने पर, जैसे सैलरी के रूप में ग्रांट मिलती है, कई बार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए उन्हें ग्रांट मिलती है। तो ये जो सब महाविद्यालय हो जाते हैं वो भी इसके दायरे में आ जाते हैं और उन पर भी ये कानून लागू होता है। तो ये डीएवी कॉलेज जो ट्रस्ट था ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था। इन्होंने कहा था कि भाई हम माइनॉरिटी है, हमको नहीं आता है, मतलब हम इसके दायरे में नहीं आते, इस तरह से मना कर देते थे। ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में फिर ये डिसीजन हुआ कि भाई अल्पसंख्यक होना मतलब आपको इसके दायरे से बाहर कर देता है, ऐसा नहीं है। आपको चूंकि बड़े पैमाने पर सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है इसलिए आप भी लोक प्राधिकारी की श्रेणी में थे और आपको भी ये बाध्य है सूचना प्रदान करना नागरिकों को सूचना अधिकार कानून के अंतर्गत। फिर कई हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये ऐसा माना था कि जो निम्नलिखित जो नीचे मैंने बताया है वो जो है वो पर्याप्त है कि यह मानने के लिए कि एक जो निजी निकाय या गैर सरकारी संगठन है वो पर्याप्त वित्त पोषित है या नहीं। सितंबर 2013 तक के फैसले में इस तरह के उन्होंने कमेंट्स दिए थे कि एक कंपनी जिसमें सरकार द्वारा निवेश 50% या उससे कम इक्विटी भागीदारी का हो, सार्वजनिक धन या निजी निकाय को प्रदान की जाने वाली सहायता निजी निकाय को सार्वजनिक धन के रूप में या और ग्रांटी नेट के माध्यम से दी जाने वाली सहायता, फिर बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं के निर्माण के लिए दिया गया पब्लिक फंड, फिर रियायती दर पर सार्वजनिक भूमि की लीज जो है वो किराए पर यदि उपलब्ध कराई जा रही है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर लंबे समय तक किसी पब्लिक बिल्डिंग की या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की उपयोग की अनुमति किसी प्राइवेट संगठन को दी जा रही है, या फिर टैक्स में छूट। तो ये सब जो है इस तरह की जो संगठन है जिनको इस तरह की सुविधाएं मिल रही है वो गैर सरकारी संगठन के रूप में आएंगे, ऐसा हाईकोर्ट ने समय समय पर 2013 तक अपने निर्णयों में उल्लेख किया है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, उसमें उन्होंने ये थोड़ा सा इसमें सुधार किया, मतलब ये फैसलों को पलटते हुए, और उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है
2013 का ही सिविल अपील हुआ था, हलप्पलम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस केरला स्टेट, सुप्रीम कोर्ट में। उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई जो सब्सिडरीज या ग्रांट, एग्जम्पशन, प्रिविलेज जो दिए जाते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, यदि सिर्फ दिए जाने की वजह से मान लेना सही नहीं है कि वो सब्सटेंशियल फाइनेंस है और वो लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आएंगे। उसमें ये देखना जरूरी है, उनके रिकॉर्ड देखना जरूरी है कि जिससे मालूम पड़े कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ये जो सब्सटेंशियल फाइनेंस जो प्राप्त हो रहा है गवर्नमेंट की ओर से, ये बहुत जरूरी है। और इसके बिना उनका अस्तित्व जो है वो उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाए यदि सरकार ऐसी सहायता ले ले, वापस ले ले, जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जा रही है। जैसे मैंने पहले वाले केस में भी बताया कि सरकार यदि वो सहायता वापस ले ले और उनका चलना मुश्किल हो जाए, इस तरह का सहयोग यदि किया जा रहा है किसी संस्थान को, तो वो लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आएगा। मान लीजिए किसी का 10 करोड़ का खर्चा हो रहा है साल का, है ना, उसका टर्नओवर किसी संस्था का 10 करोड़ है और उसको किसी स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट की ओर से 10,000 रुपए की सहायता दी गई, या हर साल 10,000 की सहायता दी जा रही है सरकार की ओर से, आर्थिक सहायता, तो वो आएगा क्या इस श्रेणी में, लोक प्राधिकारी की श्रेणी में? सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट के हिसाब से यदि हम लोग जाए तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन उसकी श्रेणी में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो 10,000 की सहायता गवर्नमेंट वापस ले लेती है, जिसका खर्च ही 10 करोड़ का साल का है। तो ऐसी संस्था को 10,000 की सहायता वापस लेने से उसके अस्तित्व को खतरा नहीं आएगा, उसका चलना मुश्किल नहीं हो जाएगा। तो ऐसी संस्थाएं जो है, ऐसा जो सहयोग है वो सब्सटेंशियल फाइनेंस के रूप में नहीं माना जाएगा। और इसमें इन्होंने स्पष्ट भी किया है कि भाई समय समय पर सरकार की ओर से जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को अलग अलग तरह की सुविधाएं दी जाती है, जैसे डिपॉजिट गारंटी स्कीम, स्कीम ऑफ असिस्टेंट फ्रॉम नाबार्ड, लेकिन इस तरह की फैसिलिटी को इसके तहत नहीं माना है उन्होंने, सब्सटेंशियल फाइनेंस के कैटेगरी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है वो इसके अंतर्गत नहीं आती है। फिर एक नागपुर का ही, जहां से मैं वास्ता रखता हूँ, वहां का एक केस था। नगर युवक शिक्षण संस्थान है जो इंजीनियरिंग कॉलेज चलाती है, यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर में। तो वो अनएडेड कॉलेज है, इसको सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिलती है। यहाँ पर एक एप्लीकेशन आया सूचना का अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने के लिए, तो वो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम इसके दायरे में नहीं आते हैं। तो केस फिर सीआईसी में गया, सीआईसी ने कहा कि भाई ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तब वो जो संस्था है कॉलेज चलाने वाली, वो हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट में जो उनका युक्तिवाद हुआ, चर्चा हुई, तो उसमें जो पक्ष था आवेदक का, उन्होंने कहा कि भाई सरकार का इसके ऊपर नियंत्रण है। तो जिस संस्थान पे सरकार का नियंत्रण होता है वो पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में आता है, हमने परिभाषा में देखा। इनको स्कॉलरशिप में दी जाती है यहाँ के बच्चों को, और यहाँ इनको नियुक्ति यदि करनी है तो इन्हें पहले एनओसी लेनी पड़ती है यूनिवर्सिटी से, फिर एक सिलेक्शन कमेटी आती है, वो अप्रूव करती है। उसके बाद में प्रपोजल यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है, यूनिवर्सिटी यदि मान्यता देती है तो ही वो शिक्षक को लोग नियुक्त कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई कि इस वजह से ये इसकी श्रेणी में आना चाहिए, पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में। लेकिन इनके साइड से जो पक्ष रखा गया उनमें इन्होंने कहा कि भाई जो नियंत्रण है वो दैनंदिन कार्यों में नहीं है, पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं है। जैसे कि फाइनेंशियल को हम लोग सब्सटेंशियल फाइनेंस के रूप में देखते हैं, वैसे ही नियंत्रण भी जो है, कंट्रोल जो है सरकार का, सब्सटेंशियल होना चाहिए। दैनंदिन कार्रवाई में भी यदि सरकार का नियंत्रण है तो वो लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आता है। तो भी इस पे दैनंदिन कार्यों में उनका हस्तक्षेप नहीं है या नियंत्रण नहीं है। और जो स्कॉलरशिप जो है वो बच्चों को दी जाती है, वो यानी स्कॉलरशिप देना मतलब अनुदान देना ऐसा नहीं हो गया, वो स्कॉलरशिप बच्चों को प्रदान की जाती है। वो माध्यम है कि महाविद्यालय के माध्यम से प्रदान की जाती। तो हाईकोर्ट ने माना कि ऐसे अनएडेड कॉलेज जिनको कोई सहायता सरकार की ओर से नहीं मिल रही है और उन पर नियंत्रण जो है सरकार का, वो डायरेक्ट सीधा नियंत्रण नहीं है, तो वो पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में नहीं आता है, ऐसा हाईकोर्ट का डिसीजन है। तो इसका मतलब ही यह है कि जिनको वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि हमने डीएवी कॉलेज का उदाहरण देखा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, वो
लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आता है। जिन्हें सहायता नहीं दी जा रही सरकार की ओर से, वो इसकी श्रेणी में नहीं आते हैं। फिर हम लोग अभी परिभाषा पे ही चल रहे हैं, उसके संबंधित जो कुछ कोर्ट के डिसीजन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को पब्लिक अथॉरिटी माना है दिल्ली हाई कोर्ट ने, क्योंकि उसमें कोर्ट ने ये कहा पाया और ये स्पष्ट किया कि यदि एक बार ये स्पष्ट हो जाता है कि किसी संस्था की जो स्थापना है वो पार्लियामेंट के द्वारा किसी एक्ट के माध्यम से की गई है, तो उसके अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि वो पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में आ जाती है। वंस इट इज शोन दैट ए बॉडी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एनैक्टमेंट बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर, nothing more need be shown in order to demonstrate that such a body is a public authority within the meaning of section 2H। तो ऐसे जो संस्थान होते हैं वो भी लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आते हैं। फिर एक और डिसीजन था केरला हाईकोर्ट का, जिसमें इन्होंने मंदिर जो है उनको नहीं माना है पब्लिक अथॉरिटी के रूप में, भले ही वो ये जो एक्ट दिया है रिलीजियस एक्ट उसके तहत वो स्थापित किए गए हो, लेकिन सिर्फ वो नोटिफिकेशन की वजह से वो लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा केरला हाईकोर्ट का मानना है, 2008 का डिसीजन है। वहीं पे मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि ऐसे मंदिर या धार्मिक संस्थान जिनको गवर्नमेंट की ओर से सब्सटेंशियल फाइनेंस दिया जा रहा है, बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता दी जाती है, वो लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आते हैं और उन पर सूचना का अधिकार कानून लागू होता है। सिर्फ सूचना जारी की गई है नोटिफिकेशन के जरिए, ऐसे धार्मिक जो ट्रस्ट है, हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट, वो श्रेणी में नहीं आएंगे। लेकिन ऐसे मंदिर को यदि सहायता दी जा रही है सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर, तो वो इसकी श्रेणी में आ जाते हैं। उसी तरह से दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन है मदर डेयरी। मदर डेयरी एक वहां चलती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो उसको गवर्नमेंट ने पब्लिक अथॉरिटी माना है क्योंकि उस पर सरकार का नियंत्रण है। जिस पर नियंत्रण है सरकार का, कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का, वो भी लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आते हैं। और उसमें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है नियुक्त करने का जो अधिकार है, द एंटायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनडीडीबी इज टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अधिकार है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का, तो पूरी तरह से मदर डेयरी पर नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है, ऐसा उन्होंने माना दिल्ली हाईकोर्ट ने। और इस तरह के यदि कोई जो संस्थान है जिस पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण है, वो पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में आते हैं। फिर परिभाषा है जो रिकॉर्ड की, इसकी परिभाषा में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये रिकॉर्ड जो है पब्लिक अथॉरिटी के पास रहते हैं और इसको रखने की जो जिम्मेदारी है, यदि पब्लिक अथॉरिटी के पास ऐसे रिकॉर्ड है कोई, तो वो सूचना की श्रेणी में, रिकॉर्ड की श्रेणी में आते हैं और ये हमें उपलब्ध करानी होती है आवेदक को। यदि वो आवेदक इसकी मांग पब्लिक अथॉरिटी से कर रहा है, तो ये जिम्मेदारी हो जाती है पब्लिक अथॉरिटी की, ऐसे रिकॉर्ड वो उपलब्ध कराए सूचना अधिकारी के माध्यम से। लेकिन ऐसे रिकॉर्ड यदि कई बार होता है कि हम लोग आवेदन करते हैं किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास कोई सूचना मांगने के लिए पीआईओ के पास में, तो वहां से रिप्लाई मिलते कि ये रिकॉर्ड हमें मिल नहीं रहा है ना, होता है ना, कई बार रिप्लाई आते कि भाई ये रिकॉर्ड हमको दिख नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। ऐसा जवाब देना अपेक्षित है क्या? नहीं है। कि रिकॉर्ड मेंटेन करने की जवाबदारी, जो बहुत बड़ी जवाबदारी हम लोग आगे देखेंगे सेक्शन 4 में, वो पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर दी गई है। यदि कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो इसके बारे में इंक्वायरी कंडक्ट करने के भी आदेश दिया जा सकता है। इसके बारे में इंक्वायरी कंडक्ट हो सकती है कि भाई वो रिकॉर्ड कहाँ गया, उसके लिए जवाबदार कौन था, उसकी जवाबदारी निश्चित की जा सकती है। और मुंबई हाईकोर्ट का डिसीजन है 2012 की, यदि मिसिंग रिकॉर्ड कोई गुम जाता है, आपको नहीं दिख रहा, तो उसकी एफआईआर फाइल करना चाहिए पब्लिक अथॉरिटी ने। सिर्फ ऐसा जवाब देने से नहीं चलेगा कि ये रिकॉर्ड गुम गया या रिकॉर्ड हमको नहीं दिख रहा, उसकी एफआईआर उन्होंने दर्ज करनी चाहिए पुलिस थाने में। ऐसा हाईकोर्ट का डिसीजन है। फिर एक परिभाषा है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन।
उसमें भी जो लिखा है सूचना का अधिकार, जैसा कि कानून का भी नाम यही है, उसकी परिभाषा में भी लिखा है कि इस अधिनियम के अधीन पहुंच। सर एक बार क्षमा चाहूंगा। जी जी बोलिए। मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहूंगा इस कार्यक्रम में जुड़े रहें। इसको वापस आपको जुड़ना है, ये बंद होने का है, एक बार वापस ये सेशन वापस जुड़ेगा, जिसमें जी, जी। हमें इसका वापस हमें पूरी जानकारी लेनी है। जी जी, हम लोग क्योंकि थोड़ा देर से ही शुरू हुआ और इसकी एक बाध्यता होती है 40 मिनट की, तो नहीं, ऑटोमेटिक हम कोई लोग इससे दिक्कत नहीं है बाहर हो सर। जाते हैं और फिर से हम लोग वही आईडी और पासवर्ड डालकर इसमें जुड़ सकते हैं। तो जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है या लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है, ऐसे रिकॉर्ड या जान हाँ, हम लोग हर परिभाषा में डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमको लोक प्राधिकारी के बारे में ही चर्चा करनी है। तो जहां जहां लोक प्राधिकारी शब्द का प्रयोग हुआ है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई जाने उसका मतलब वहां क्या है। तो ऐसी सूचनाएं जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है या उसके द्वारा धारित है, ऐसी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार, मतलब सूचना का अधिकार, जिसमें कृति, दस्तावेज, अभिलेख, दस्तावेजों के अभिलेखों की टिप्पणी लेना, उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में भी ऐसी सूचना यदि उपलब्ध है किसी लोक प्राधिकारी के पास, तो ऐसी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार हमें इस कानून ने दिया है। कई बार होता है जो सरकारी जो अधिकारी होते हैं वो ये चीज छोड़ देते हैं, कृति। हम लोगों को तो मालूम है ये चीजें, लेकिन जब हम लोग कई बार बोलते हैं कि भाई कोई सड़क का निर्माण हो रहा है सरकारी पैसे से या कोई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है और वो काम हमें देखना है, तो काम देखने का अधिकार भी हमें कानून ने दिया है। कई लोग ऐसे आवेदन को भी नामंजूर कर देते हैं, ऐसे भी केस हमने देखे हैं। लेकिन जहां भी हम लोग जाते हैं उनको बताने की कोशिश यही रहती है कि चूंकि सरकारी पैसे से ये कामकाज हो रहा है तो ये काम देखने की भी अनुमति आपने इस कानून के अंतर्गत देना चाहिए। लोक प्राधिकारी की जवाबदारी वो होती है। फिर आते हैं हम लोग थर्ड पार्टी में, पर व्यक्ति। तो थर्ड पार्टी मतलब फर्स्ट पार्टी कौन होता है? जो सूचना की मांग कर रहा है, आवेदक। सेकंड पार्टी मतलब जिससे सूचना की मांग की जा रही है, जिस लोक प्राधिकारी से, वो हो गया सेकंड पार्टी। और थर्ड पार्टी मतलब इन दोनों के अलावा कोई अन्य है, जिस अन्य व्यक्ति की जानकारी मांगी जा रही है, जिसका रिकॉर्ड या सूचना लोक प्राधिकारी के पास है, जो अन्य व्यक्ति ने दिया है, या अन्य लोक प्राधिकारी ने भी। थर्ड पार्टी में लोक प्राधिकारी को भी थर्ड पार्टी माना गया। किसी अन्य पब्लिक अथॉरिटी ने कोई जानकारी किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास, लोक प्राधिकारी के पास दी है, और वैसे ही यदि जानकारी कोई व्यक्ति आवेदक मांगता है तो उसमें थर्ड पार्टी का, जो हम लोग आगे देखेंगे सेक्शन 11 में, वो भी लागू होता है धारा। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि थर्ड पार्टी में सिर्फ व्यक्ति विशेष ही नहीं आता है, उसमें पब्लिक अथॉरिटी का भी समावेश किया गया है। अब है लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं, सेक्शन 4। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें यानी जो एक्टिव जो पार्ट होता है ये एक्ट का, अभी तक तो परिभाषाएं चल रही थी, जहां असल में एक्ट शुरू होता है उसकी शुरुआत ही लोक प्राधिकारी की बाध्यता से की गई है। सूचना के अधिकार को सुकर बनाने हेतु
अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध रखना। ये जवाबदारी किसकी है? लोक प्राधिकारी की। अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत करना, उनको ज्यादा से ज्यादा स्कैन करके कंप्यूटर में वो रख सके, संग्रहित कर सके, ऐसा हो रहा है कि नहीं वो सुनिश्चित करना। विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से नेटवर्क से जोड़ना कि जिसकी वजह से नागरिकों को सरलता से सूचनाएं प्राप्त हो सके। तो ये जो पूरी जवाबदारी है ये लोक प्राधिकारी की होती है। और किसी भी आप लोक प्राधिकारी में हम लोग जब आवेदन करते हैं सूचना प्राप्त करने के लिए, तो कई बार तो होता है कि हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं वहां भ्रष्टाचार होता है, कुछ गड़बड़ियां होती है। इस वजह से वो लोग कोशिश करते हैं सूचना नहीं देने की या बचने की, कि हम कैसे बचे। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण इसके अलावा ये है सूचना नहीं दे पाने का। कई बार चाह के भी वहां का जो लोक सूचना अधिकारी होते हैं वो चाह कर भी इंफॉर्मेशन आवेदक को नहीं दे पाते। उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि रिकॉर्ड व्यवस्थित न होना, वहां का रिकॉर्ड मैनेजमेंट बराबर नहीं है। लोक प्राधिकारी ने वहां ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि भाई रिकॉर्ड आसानी से मिल सके। कई बार होता है किसी ने 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी जानकारी मांग लिया, तो सूचना यदि देने योग्य है, और हो सकता है लोग सूचना अधिकारी भी कानून को समझता है, नागरिकों को अधिकार को समझता है कि भी ये देनी चाहिए, ये अधिकार है भाई, क्योंकि सरकार जनता का पैसा लगा हुआ है, जनता इसकी असल अधिकारी है सूचना की, और वो चाहता है देना चाह इंफॉर्मेशन, लेकिन इसलिए नहीं दे पाता है क्योंकि वो रिकॉर्ड मैनेजमेंट उनका बराबर नहीं। वो रिकॉर्ड ढूंढना मतलब उसके लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। रिकॉर्ड देने में कोई तकलीफ नहीं होती, यदि फाइल सामने रखी है तो वो जेरोक्स निकाल के दे सकता है। लेकिन रिकॉर्ड यदि व्यवस्थित रूप से नहीं रखा गया है, उसको इंडेक्सिंग नहीं की गई है, प्रॉपर फाइलिंग नहीं की गई है, उसके लिए कक्ष जो होना चाहिए, रिकॉर्ड रूम होना चाहिए, वो व्यवस्थित नहीं है ना, तो वो रिकॉर्ड ऐसे अव्यवस्थित यदि रिकॉर्ड मैनेजमेंट है तो ऐसी जगह पर चाहकर भी सूचना नहीं दी जा सकती आसानी से। और उसके लिए जवाबदार जो होता है वो लोक प्राधिकारी, उस पूरे लोक प्राधिकरण को जवाबदार माना जाता है। सेक्शन 41B में हम लोग आते हैं। आप लोगों को है ही जानकारी कि जब ये कानून अस्तित्व में आया उससे 120 दिन के भीतर 17 प्रकार की जो सूचनाएं जो दी है वो खुद होकर नागरिकों को देना है। पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर एक जवाबदारी तय की गई है कि उसके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन मांगने के लिए नागरिक को सूचना का अधिकार कानून का सहारा न लेना पड़े, उसके अंतर्गत आवेदन करने की जरूरत उसे महसूस न हो, खुद होकर इंफॉर्मेशन दे दी जाए। तो उसमें कोई भी जो लोक प्राधिकारी है उसको उसके संगठन की विशिष्टियां, कार्य और कर्तव्य, उनके अधिकारी कर्मचारियों की शक्ति और कर्तव्य, निर्णय लेने की प्रक्रिया, उनके स्वयं द्वारा स्थापित कुछ मानदंड होंगे, स्टैंडर्ड होंगे, उसकी जानकारी, और कार्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग में लाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख, दस्तावेजों के प्रवर्गों का विवरण, और ये सब चीजें जो है, ऐसी कुछ बैठकें होती है जो सर पब्लिक के लिए आवाज भी देखें, खुली। थोड़ा सर गूंज रही है, इसको क्लियर। अच्छा, आवाज ठीक से नहीं आ रही। बाकी लोगों के साथ भी समस्या है ये अपने नहीं, सही अधिकार आ रही है नहीं जी। आप आवाज नहीं सही नहीं आ आ रही रही है, है, आवाज सही आ आप रही है, चालू रखिए, सही आ रही है। देवेंद्र सर थोड़ा आवाज देखें, ठीक है। आप अपने माइक को देखिए, स्पीकर्स को देखिए मेघराज जी, सही है आवाज। सर आप अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ, कभी कभी होता है नेटवर्क की वजह से अपने जी। खुद के बीच में हो तो दिक्कत आ सकती है। और अपने अधिकारियों कर्मचारियों की निर्देशिका, उनको जो पारिश्रमिक दिया जाता है वेतन के रूप में, उसकी जानकारी ये खुद होके देना जरूरी है। वेतन वगैरह से भी संबंधित जानकारी, ये जानकारी मांगने के लिए जरूरत नहीं पड़नी चाहिए एप्लीकेशन देने की। बजट है या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक के स्वरूप में उनके पास जो सूचनाएं हैं, तो ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं जो इनके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है उसकी जानकारी, या फिर कुछ जो सुविधाएं जो है जैसे कि पुस्तकालय होता है, वाचन कक्ष है, लाइब्रेरी है, ये पब्लिक के लिए भी ओपन है क्या, तो और वो कितने बजे से कितने बजे तक खुली रहेगी उसकी जानकारी। उसी तरह से लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य उनकी जो जानकारी है वो पब्लिश करना अनिवार्य है। ये बाध्यता लोक प्राधिकारियों के ऊपर दी गई है।
और इसके अलावा भी ऐसी सूचनाएं जो विहित की जाए की परिभाषा हमने कल देखे कि विहित का मतलब क्या होता है ना, जो समुचित सरकार या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा नियम बनाकर विहित की जाए, ऐसी सूचना है वो प्रकाशित करेगा और इसको अपडेट करना है हर साल। ये जानकारी खुद होके पब्लिश करें। इस डीओपीटी की गाइडलाइन 2013 की थी कि इसके अलावा भी जो है प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रिलेटेड, ट्रांसफर पॉलिसी, ट्रांसफर ऑर्डर, आरटीआई एप्लीकेशन, कैग के पैरा या रिपोर्ट है वो, सिटीजन चार्टर, ऐसी जो जानकारी है वो भी इसमें उन्होंने प्रदान करनी चाहिए। और इसके अलावा कई निर्णय जो है उनको लेने पड़ते हैं लोक प्राधिकारी को, जो जनता को प्रभावित करते हैं किसी न किसी रूप से। तो ऐसे जो बड़े नीतिगत निर्णय लेते समय ऐसी सूचनाओं को भी प्रकाशित उन्होंने करना चाहिए और इससे जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं उनको निर्णय लेने का कारण भी बताना जरूरी है। कई बार होता है ना कि कोई योजना सरकार बना रही है कुछ जिसमें किसी जगह जा रही है, समझो रोड ही बन रहा है, सड़क बन रही है, रेलवे लाइन बन रही है जिसमें नागरिकों की जगह जा रही है, उससे वो प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे निर्णय जो जनता को प्रभावित करते हैं तो इसको पब्लिश करना खुद होके जरूरी है, ये भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है। उसके अलावा लोक प्राधिकारी को निरंतर यह प्रयास करना है कि जो सेक्शन 41B के तहत जो इंफॉर्मेशन स्वयं प्रेरणा से प्रकाशित करनी है वो विभिन्न माध्यमों से, संचार माध्यमों के जरिए लोगों तक पहुंचाने का उपाय करे कि जिसकी वजह से कानून का सहारा कम से कम लेना पड़े ऐसी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि कई बार होता है कि जो जानकारी चाहिए होती है नागरिकों को, वो अधिकतर जानकारी सेक्शन 41B के अंतर्गत जो प्रकाशित की जाती है उसमें वो जानकारी मिल जाती है। उसमें उन्होंने कहा है कि भाई आरटीआई के एप्लीकेशन और जो उसके रिप्लाई है कोई अन्य नागरिक द्वारा किए गए वो भी प्रकाशित करना चाहिए। कई बार होता है कि भाई कोई जानकारी देवेन जी ने जैसे मांग ली है ना, और वो लोक प्राधिकारी ने प्रदान कर दी, अब वही सूचना मुझे चाहिए तो मुझे फिर से मेहनत न करना पड़े एप्लीकेशन करने की। जो मेहनत एक बार देवेन जी ने कर ली है या आपने कर ली किसी ने, तो वही मेहनत मुझे फिर से करने की जरूरत न पड़े, वो इन्फॉर्मेशन मुझे उनकी वेबसाइट पे मिल जानी चाहिए। तो वो बाध्यता इनके ऊपर है। और ये जो सूचनाएं जो प्रसारित करना है या प्रकाशित करना है वो ऐसे स्वरूप में करना है, ऐसे माध्यम से करना है कि जो जनता के लिए सहज रूप से योग्य है। और उसमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि भाई कम से कम उसको लेने लागत कीमत पे ही उपलब्ध करा सके या निःशुल्क, स्थानीय भाषा में हो, और जिस क्षेत्र में वो लोक प्राधिकारी का ये है दायरा है कार्य का, वहाँ की जो प्रभावी पद्धति हो उसका इसमें उपयोग करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोक प्राधिकारी यदि बोल देता है हमने तो ये वेबसाइट पे पब्लिश कर दी इंफॉर्मेशन, लेकिन ये कोई ग्रामीण भाग में यदि कार्यालय है तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि जहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो वेबसाइट पे जाकर ये सूचनाएं देख ले। तो उसमें उनको वहां की जो लोकल पद्धति हो सकती है कि दीवारों पे उनको पेंट करके लिखना चाहिए, लोक प्राधिकारी की जवाबदारी होती है। या फिर इसके लाउड स्पीकर के माध्यम से, जैसे कोई रिक्शे पे लाउड स्पीकर लगा दिए ठेले पे, और वो जो सेक्शन 41B की जो जानकारी है वो उसके माध्यम से प्रदान की जाए, ऐसी व्यवस्था उन्होंने करनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं कई बार बहुत लोगों को एक उदाहरण देता हूँ, संक्षिप्त में बताऊंगा आपको कि ये उदाहरण मैं इनको देता हूँ, मतलब जो सरकारी कार्यालयों में जब जाता हूँ कि एक मान लीजिए कि बस स्टैंड है, जैसे आप मुंबई चले गए या कोई अनजान शहर में, और वहां से आपको दूसरे शहर जाना है, आप बस स्टैंड पे पहुंच गए। आप कल्पना कीजिए कि वहां एक भी सूचना का फलक नहीं लगा हुआ है, कोई सूचना का बोर्ड नहीं, पूरा ब्लैंक है, पूरा व्हाइट पेंट किया हुआ है। तो वहां कैसी स्थिति होगी? और सिर्फ एक ही काउंटर है वहां, वहां लिखा हुआ है इंक्वायरी काउंटर। तो क्या होगा, किसी को जैसे मुझे ही जाना है, मुझे मुंबई से नागपुर जाना है, तो भाई बस कितने बजे जाएगी, कौन से प्लेटफॉर्म से जाएगी, उसका किराया कितना है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो मुझे पूछनी, तो मैं क्या करूंगा, इंक्वायरी काउंटर पे जाऊंगा, वहां भीड़ लगेगी, और भी लोग आएंगे वहां भीड़ लगाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि वो दूसरे लोगों को भी परेशान करेंगे जो जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है। और एक दूसरा जो है, कल्पना करते हैं हम लोग, जो वास्तविक रूप में बस स्टैंड होते हैं कि जहाँ हम जाते हैं तो सूचना फलक लगे होते हैं कि ये बस जो है मुंबई से नागपुर की इतने बजे जाएगी, ये प्लेटफॉर्म से छूटेगी, वो ये मार्ग से होते हुए जाने वाली है, इसका किराया इतना है।
फिर हम वो प्लेटफॉर्म पे जाते तो वहां पे भी लिखा रहता है कि ये प्लेटफॉर्म से ये जगह की बस जाने वाली है। तो क्या होता है, भीड़ नहीं बढ़ती क्योंकि सूचना लोगों को खुद ब खुद मिलते जा रही है। उससे और आगे हम लोग जाते हैं रेलवे स्टेशन में। तो रेलवे स्टेशन में यदि हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े हैं, कई बार अक्सर हमने देखा है कि भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी आने वाली होती है, वहां हमको दिखता है मतलब कि ये गाड़ी इतना लेट है, हमको पूछने नहीं जाना पड़ता, डिस्प्ले के माध्यम से भी दिख रहा है। तो ऐसा डिस्प्ले भी कर सकते हैं, जैसे गाँव में यदि हम लोग दीवार पे लिखना चाहें, दीवार पे लिख सकते हैं कि जिसके माध्यम से लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, उनको पूछने ना जाना पड़े। तो रेलवे में हम लोग देखते हैं कि गाड़ी सही समय पे आ रही है, गाड़ी नंबर ये है, इतना विलंब से चल रही है, ये प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। कई बार क्या होता है कि वो 1 नंबर वाली गाड़ी किसी कारणवश 3 पे आने वाली होती है, तो अनाउंसमेंट होता है वहाँ कि भाई जो 1 नंबर पर ट्रेन आने वाली थी वो किसी कारणों की वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है, तो यात्रीगण ध्यान दें, आप प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चले जाएं, और जो आपको असुविधा हुई उसके लिए हमें खेद है। तो क्या हो रहा है, लाउड स्पीकर के माध्यम से भी सूचनाएं पहुंचाई जा रही है। जैसे मैंने बताया कि गांव में इस माध्यम का प्रयोग किया जा सकता है कि लाउड स्पीकर के माध्यम से भी सूचनाएं पहुंचाए। तो क्या होता है, रेलवे स्टेशन में जिस तरह से उनको जाना नहीं पड़ रहा पूछने, ये जो जानकारी है वो प्राप्त करने के लिए उनको आवेदन नहीं करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक नोटिफिकेशन निकाला था 2016 में, ये महाराष्ट्र के लिए लागू है। उसमें उन्होंने दिया कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को ऐसी सूचनाएं अपडेट करना चाहिए लोक प्राधिकारी ने। दो उन्होंने तिथियां उसके लिए निर्धारित कर दी कि साल में 2 बार करना चाहिए। और जो वहां के अधिकारियों से संबंधित इंफॉर्मेशन होती है कि किसी नए अधिकारी का नियुक्ति हुई, किसी कर्मचारी का ट्रांसफर हुआ, तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो समय समय पर अपडेट करनी चाहिए। और उसमें उन्होंने दिनांक भी लिखना चाहिए कि भाई ये तारीख को इंफॉर्मेशन अपडेट की गई है। फिर आता है एक बहुत बड़ी जवाबदारी पब्लिक अथॉरिटी जो लोक प्राधिकारी के ऊपर है, लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम। इसमें लोक प्राधिकारी को जिम्मेदारी दी गई कि इस नियम कानून के अधिनियमित होने के 100 दिन के भीतर सभी प्रशासनिक यूनिट या उसके अधीन कार्यालयों में केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारियों को पद निर्देशित करना है, डेजिग्नेट करना है। तो कितनी संख्या में? कम से कम 1 तो करना ही है, और आवश्यक हो उतनी अधिक संख्या में। सूचना नागरिकों तक पहुंचाने के लिए जितनी उनको संख्या में जरूरत हो पीआईओ अपॉइंट करने की, लोक सूचना अधिकारी अपॉइंट करने की, उतनी अधिक संख्या में वो कर सकते हैं। उसी तरह से उप जिला स्तर या उप विभागीय स्तर पर कोई कार्यालय है तो वहां पर सहायक लोक सूचना अधिकारी को पद निर्देशित करने की जवाबदारी भी लोक प्राधिकारी की है। अब इसमें जैसे कि हमारे में अब क्योंकि कॉलेज से संबंधित हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का उदाहरण बताता हूँ कि वहाँ हर विभाग में, वहाँ जैसे एकेडमिक सेक्शन है, फिर एक प्रशासकीय विभाग है, कॉलेज सेक्शन है, एग्जाम सेक्शन है, ऐसे अलग अलग जो सेक्शन है, अकाउंट सेक्शन है, वहाँ हर जगह उन्होंने पीआईओ अपॉइंट किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जवाबदारी दी गई लोक प्राधिकारी को कि वो अधिक संख्या में भी कर सकते हैं। तो हर विभाग में भी ये अलग अलग विभाग में पीआईओ अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन डीओपीटी का एक सर्कुलर है कि ऐसी जगह में एक सेंट्रलाइज्ड ये होना चाहिए जगह कि जहाँ, क्योंकि क्या है, नागरिक यदि देखेगा भी यहाँ तो 50 पीआईओ है, तो वो उसको कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई मुझे जो सूचना चाहिए वो मैं कौन सी पीआईओ के पास एप्लीकेशन करूँ। तो वहाँ एक केंद्रीय पद्धति होनी चाहिए कि नोडल ऑफिसर एक अपॉइंट उन्होंने करना चाहिए कि भाई मैं जो नागरिक है वो वहां पे अप्लाई कर दे, और उसकी जवाबदारी रहेगी कि वो इंटरनल उनकी व्यवस्था रहेगी कि वो संबंधित पीआईओ को उसी दिन वो एप्लीकेशन पहुंचा दे। इसमें 5 दिन की अवधि अतिरिक्त नहीं मिलेगी उनको, क्योंकि वो उनका अंतर्गत मामला है। हाँ, यदि जैसे हमारे जैसे कि विश्वविद्यालय रामटेक में उनका एक शाखा कार्यालय जो है वो नागपुर में भी है, वहां से थोड़ा दूरी पर है, काफी दूरी पे है, तो उसकी सुविधा के लिए कि भाई नागरिक को वहां न जाना पड़े मुख्य कार्यालय में, वो यहीं बैठे बैठे अपना आवेदन कर सके, उसके लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी पद निर्देशित करना होता है। तो यदि वहां ऐसे जगह हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं एपीआईओ के पास में, तो 5 दिन का उसमें अतिरिक्त समय दिया जाता है उनको सूचना प्रदान करने के लिए। मतलब ही हम नागरिकों को 5 दिन विलंब से सूचना मिलती है, क्योंकि वो समय इसलिए दिया जाता है कि वो एप्लीकेशन वहां तक वो पहुंचा दे, उसके लिए वो उसे एक अतिरिक्त समय दिया जाता है। लेकिन कई बार हम कैसा देखा गया है कि कोई कार्यालय जो है लोक प्राधिकारी
का कार्यालय एक बिल्डिंग में ही है या एक ही फ्लोर पर है, और वहां पर पीआईओ तो उन्होंने पद नियुक्त किया ही है, साथ में उन्होंने एपीआईओ भी नियुक्त कर दिया। पीआईओ एक कक्ष में, उसके बाजू वाले कक्ष में एपीआईओ उन्होंने नियुक्त कर दिया। अब क्या होता है, कभी कभी नागरिक जो है एपीआईओ के पास चले गया एप्लीकेशन लेकर, तो उन लोग क्या गलत फायदा इसका लेते हैं लोक प्राधिकारी, उसको भी कुछ विलंब से देते हैं, क्योंकि भाई इसका उन लोग सेक्शन 5(2) का बताते हैं कि इसमें 5 दिन की अतिरिक्त अवधि दी जाती है। तो जो छोटे जिसका दायरा छोटा सा है, मतलब छोटे से बिल्डिंग में या छोटे से प्रीमाइसेस में जो लोक प्राधिकारी का कार्यालय है, वहां एपीआईओ अपॉइंट नहीं करना है, क्योंकि उसकी वजह से उसका नुकसान हो रहा है नागरिक का, उसको 5 दिन विलंब से इंफॉर्मेशन मिल रही है। जो एपीआईओ के पास दे सकता है नागरिक जाके, वो बाजू वाले कक्ष में पीआईओ के पास भी दे सकता है। तो ऐसी जगह एपीआईओ नियुक्त नहीं करना है। और ये जो दिया हुआ है पद, इनको डेजिग्नेट करना है, किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करना है कि भाई नवीन अग्रवाल को लोक सूचना अधिकारी बना दिया लोक प्राधिकारी ने, ऐसा नहीं करना है। किसी पद को जवाबदारी देनी है, कि जैसे कि मैं रजिस्ट्रार हूं या कोई और पद हो सकते हैं किसी लोक प्राधिकरण में, तो वो पद को जवाबदारी दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि पद कभी भी खाली नहीं रहता है, सरकार की कार्यालयों में पद कभी भी खाली नहीं रहता है। वो पद पे जो व्यक्ति है, हो सकता है वो किसी वजह से छुट्टी पे, लंबी छुट्टी पे चला गया हो, तो उसका स्वास्थ्य ठीक ना हो, है ना, या उसका ट्रांसफर हो गया हो, या वो सेवानिवृत्त हो गया हो, तो वो पद कभी भी खाली नहीं रहता, क्योंकि पद का चार्ज किसी न किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। तो नागरिकों को भाई असुविधा ना हो कि भाई कोई व्यक्ति विशेष को यदि नियुक्त करने से कि भाई वो छुट्टी पे चला जाए, तो फिर नागरिकों को सूचना कैसे मिलेगी। इसलिए सरकार ने इसमें ध्यान रखा है कि भाई उनको पद निर्देशित करना चाहिए, क्योंकि वो पद की जवाबदारी जिसके पास आती है वो पीआईओ कहलाता है। उसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो पब्लिक अथॉरिटी आती है, केंद्रीय सरकार के अंतर्गत जो लोक प्राधिकारी है, उनके लिए एपीआईओ का कार्य उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को दिया है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो एपीआईओ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य जो लोक प्राधिकारी है उनके लिए भी एपीआईओ के रूप में कार्य करेंगे। कि एपीआईओ जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, उसके पास कोई नागरिक यदि एप्लीकेशन करता है, तो उसकी जवाबदारी है कि वो संबंधित लोक प्राधिकारी के पास में उसका आवेदन पहुंचा दे। लेकिन ये सिर्फ केंद्रीय जो कार्यालय उनसे संबंधित है। कोई जैसे राज्य का है, जैसे महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में यदि आवेदन देना है, तो हम यदि डिपार्टमेंट पोस्ट को जाके देंगे एपीआईओ को, तो उनकी जवाबदारी वो पहुंचाने की नहीं है, वो सिर्फ केंद्रीय कार्यालय के संदर्भ में ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये तो पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित नहीं है, लोक सूचना अधिकारी से संबंधित है। लेकिन जैसे सेक्शन 5(4) और 5(5) जिसमें वो सूचना अधिकारी किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकता है, और उसके लिए उस संबंधित केस के लिए जवाबदार किसको समझा जाता है? जिसकी सहायता मांगी और जिसने सहायता नहीं किया सूचना प्रोवाइड करने में। तो लोक प्राधिकारी की जवाबदारी यहाँ ये बन जाती है कि भाई इनको प्रशिक्षण उपलब्ध कराए, क्योंकि क्या जैसे पीआईओ है एक, उनको तो प्रशिक्षण उपलब्ध कराना ही है, लेकिन जो अन्य अधिकारी उनको इसके बारे में जानकारी ही यदि नहीं होगी, तो वो अपना कर्तव्य को समझ ही नहीं पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी जवाबदारी पब्लिक अथॉरिटी की होती है कि वो सभी जो उनके कर्मचारी है उनको सूचना अधिकार की प्रशिक्षण की व्यवस्था करे, जिससे वे इसे समझकर, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी के ऊपर ये जवाबदारी आती है। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ एक पीआईओ इसके लिए जवाबदार है, जिसके पास वो रिकॉर्ड रहता है उसकी जवाबदारी होती है रिकॉर्ड देने की, जिसके अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी सहायता ले सकता है। अब आता है धारा 6, जिसमें हम लोग अनुरोध कर सकते हैं सूचना प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति नागरिक जो सूचना प्राप्त करना चाहता है लिखित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में, अंग्रेजी हिंदी या जिस क्षेत्र में हम लोग आवेदन कर रहे हैं वहां की लोकल जो लैंग्वेज होती है राजभाषा, वहां पर किसको करना है? संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना है। ये मैंने इसे रेड में किया है, संबंधित कि जिस जैसे मैं नागरिक हूँ, मुझे यदि रेलवे से संबंधित सूचना चाहिए तो मैंने कहाँ करना चाहिए? कौन से लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना चाहिए? संबंधित लोक प्राधिकरण के, मतलब ही रेलवे के सूचना अधिकारी को आवेदन करना चाहिए। ये जवाबदारी नागरिक की है, नागरिक के नाते मेरी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई मुझे ज्यादा पता नहीं इसके बारे में, मैंने कहीं सुना था कि भाई
मैं नागरिक हूँ और मुझे पता है कि भाई जो लोक सूचना अधिकारी है उसके पास एप्लीकेशन भेज के हम लोग सूचना प्राप्त कर सकते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि भाई संबंधित लोक प्राधिकारी के पास ही करना चाहिए। हो सकता है मैंने रेलवे के पास एप्लीकेशन कर दिया, भेज दिया और सूचना मांगा मैंने कोल इंडिया से संबंधित या दूरसंचार विभाग से संबंधित। हो सकता है मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मेरी जवाबदारी थी कि मैंने संबंधित लोक प्राधिकारी के पास ही आवेदन करना चाहिए, लेकिन मैंने भूलवश, मुझे जानकारी नहीं थी, कर दिया। तो ऐसे समय लोक प्राधिकारी की क्या जवाबदारी होती है कि जहां कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध के लिए किया जाता है जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है या उसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्य से ज्यादा निकट रूप से संबंधित है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जिस लोक प्राधिकारी के पास, जैसे रेलवे के पास जो आवेदन गया है जिसमें दूरसंचार विभाग से संबंधित सूचना मांगी गई है, तो वहां के लोक प्राधिकारी की जवाबदारी है रेलवे के कि वो एप्लीकेशन जो है, ओरिजिनल एप्लीकेशन, वो दूरसंचार विभाग को ट्रांसफर कर दे सेक्शन 6(3) के तहत, और उसकी सूचना नागरिक को भी दे कि भाई ये जो आपने सूचना मांगी थी ये हमारे से संबंधित नहीं है, ये दूरसंचार विभाग से संबंधित है, तो हमने आपका आवेदन जो है वहां भिजवा दिया है, तो आप वहां से सूचना आपको प्राप्त होगी। और इनको भी लिखना है दूरसंचार विभाग को कि आप भाई ये जो आवेदन है आपको हम ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि सूचना आपसे संबंधित है, तो आप ये परस्पर जो है वो नागरिक को उपलब्ध कराएं। तो ये लोक प्राधिकारी की जवाबदारी होती है कि वह ऐसे आवेदन को ट्रांसफर करे। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि अब जैसे मैं हूं, अब मुझे एक बार मालूम पड़ गया कि भाई मैंने यहाँ एप्लीकेशन भेज दिया, तो ये वहां ट्रांसफर कर देते हैं। अब मैं हर एप्लीकेशन यदि मैं रेलवे को भेजने लग जाऊं, है ना, ये भी अपेक्षित नहीं है एक्ट में, क्योंकि एक्ट क्या बोलता है कि संबंधित लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, उसका काम क्या हो जाएगा कि यदि मैं हर डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट हो, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए यदि आवेदन में रेलवे को करते जाऊं, तो ऐसे समय में लोक प्राधिकारी हो सकता है आपका आवेदन ट्रांसफर करने से मना कर दे। इसके बारे में आगे कोई सीआईसी का डिसीजन है, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन कितने दिनों में करना है ऐसा आवेदन ट्रांसफर करने की जवाबदारी, ये लोक प्राधिकारी की है ना, यहाँ लोक सूचना अधिकारी के ऊपर जवाबदारी नहीं है। ये जवाबदारी किसके ऊपर दी है, लोक प्राधिकारी को ट्रांसफर करना है। किसी भी दशा में जिस दिन आवेदन प्राप्त हो रहा है लोक प्राधिकारी को, उससे 5 दिन के भीतर ट्रांसफर करने की जवाबदारी इनकी होती है। जैसा मैंने बताया कि संबंधित सीपीआईओ को ही आवेदन भेजा जाना चाहिए, संबंधित लोक प्राधिकारी के पीआईओ। तो पीआईसी का एक डिसीजन है 2009 का, उसमें उन्होंने कहा कि द प्रोविजन अंडर सेक्शन 63 हैज टू बी रीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 61 ऑफ द आरटीआई एक्ट। इन अदर वर्ड्स, 61 lay down a rule while section 63 is an exception। 6(1) जो है वो नियम है और 6(3) अपवाद है कि भाई अपवाद स्वरूप कोई यदि आ जाता है आपके पास में एप्लीकेशन दूसरे से संबंधित, तो आपको ट्रांसफर करना है। If every applicant is allowed to submit all petitions concerning various public authorities to one single public authority, then virtually every public authority would be rendered into a post office whose only task would be transfer a RTI application। यदि सभी एप्लीकेशन किसी एक ही पब्लिक अथॉरिटी के पास आने लगी, तो उसका काम ये हो जाएगा कि भाई वो जो महत्वपूर्ण जो कार्य दिया गया है, जवाबदारी क्या है, सूचना प्रदान करना, वो ना करते हुए सिर्फ ट्रांसफर करते रहेगा। तो हमने भी ध्यान देना चाहिए कि भाई संबंधित जो लोक प्राधिकारी है उसके के पास आवेदन किया जाए। अब इसमें एक डीओपीटी की गाइडलाइंस भी है कि भाई इसमें किस तरह की परिस्थिति आ सकती है। लोग जब अन्य प्राधिकारी का एप्लीकेशन हमारे पास आ जाता है किसी अन्य लोक प्राधिकारी के पास में, यदि मान लीजिए कि एक स्थिति कैसी हो सकती है कि रेलवे के पास कोई एप्लीकेशन आए जिसमें रेलवे से सिर्फ संबंधित सूचना मांगी गई, तो रेलवे का क्या काम है, यदि एग्जम्प्टेड नहीं है इंफॉर्मेशन तो वो देना है। दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है कि रेलवे से संबंधित इंफॉर्मेशन मांगा है और दूसरी दूरसंचार विभाग से संबंधित एप्लीकेशन सूचना मांगा है और वो रेलवे के पास दे दिए, तो रेलवे का काम क्या है, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन देना है नागरिक को, और जो बची हुई इंफॉर्मेशन है दूरसंचार विभाग से संबंधित, उसके लिए नागरिक को वो बताना है कि भाई ये जो हम हमारे संबंधित इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बची हुई जो इंफॉर्मेशन है वो दूरसंचार विभाग से संबंधित है, तो ये एप्लीकेशन हम आपका वहां ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप वो वहां से प्राप्त करिए। ठीक है। और एक स्थिति हो सकती है
कि रेलवे से संबंधित सूचना तो मांगी है आपने, उसमें दूरसंचार विभाग से संबंधित, कोल इंडिया से संबंधित, बीएचईएल से संबंधित, ऐसे 3-4 अन्य पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित इंफॉर्मेशन मांगी है। ऐसे में वो लोक प्राधिकारी को क्या करना है, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन देना है। लेकिन अब बचे हुए जो एप्लीकेशन वो ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है इसमें कि भाई यहाँ जो पब्लिक अथॉरिटी जो शब्द है वो एक वचनी है, बहुवचनी शब्द नहीं है। किसी एक पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर करने की जवाबदारी लोक प्राधिकारी की है। एक से अधिक यदि लोक प्राधिकारी से संबंधित इंफॉर्मेशन मांगने के लिए रेलवे के पास एप्लीकेशन आ जाता है तो रेलवे क्या करेगी, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन देगी, लेकिन अन्य पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित इंफॉर्मेशन मांगने के लिए आवेदक को लिखेगी कि भाई हम खुद से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, लेकिन जो बाकी जो अन्य प्रॉपर्टी है वो एक से अधिक है, तो आप वहाँ उनके पास स्वतंत्र एप्लीकेशन करके एप्लीकेशन प्राप्त करिए। लेकिन सिंगल अथॉरिटी से संबंधित तो ट्रांसफर करने की जवाबदारी लोक प्राधिकारी की है। और वो यदि ट्रांसफर नहीं करता, कई बार हो सकता है कि भाई उससे समझ में नहीं आ रहा है, रेलवे में यदि एप्लीकेशन चले गया, उससे संबंधित सूचना नहीं है, लेकिन रेलवे को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये इंफॉर्मेशन किस लोक प्राधिकारी से संबंधित है, तो वो ट्रांसफर करने के लिए स्थिति में नहीं है। तो वैसी स्थिति में क्या करना है, वो उसका एप्लीकेशन वापस कर देगा कि भाई ये जो सूचना आपने मांगी हमसे संबंधित नहीं है, लेकिन ये अन्य कौन सी पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित है इसका पता मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये आपका एप्लीकेशन वापस कर रहा हूँ। लेकिन यदि वो क्योंकि इसके ऊपर जवाबदारी दी गई है आयोग में, यदि वो केस जाते हैं ऐसे अपील में आगे कि भाई इन्होंने हमारा एप्लीकेशन ट्रांसफर नहीं किया, तो वो जवाबदारी किसकी रहेगी, लोक प्राधिकारी की। संबंधित लोक प्राधिकारी को साबित करना होगा कि मैंने इसके लिए प्रयास किए थे, मैंने पता लगाने की कोशिश की हुई कि ये सूचना किससे संबंधित है, उसके बाद भी मैं पता नहीं लगा पाया। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का नोटिफिकेशन है, इसमें इन्होंने ये किया है कि कोई भी एप्लीकेशन यदि मिलता है किसी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, तो पहले 10 दिन के अंदर वो उसकी सूचना दे कि भाई जो हम लोग अतिरिक्त जो शुल्क मांगते हैं कि भाई आपकी 50 पेज की इंफॉर्मेशन है इसलिए आप 100 रुपए भरिए, और ये स्पीड पोस्ट के जरिए बताने की ये मराठी में लिखा हुआ है, स्पीड पोस्ट से भेजो, ऐसा उन्होंने इसमें निर्देश दिया है। तो इसके लिए व्यवस्था जो है सार्वजनिक लोक प्राधिकारी को व्यवस्था करनी है कि एक अंदाज लगाना है कि इस तरह के कितने आवेदन उनके पास आते हैं, और इसकी आर्थिक व्यवस्था जो बजट में उन्होंने करनी चाहिए कि भाई ये इसका हम लोग जो पैसे मांगने का जो सूचना जो देनी है नागरिक को वो स्पीड पोस्ट से दे सके, इसकी व्यवस्था भी लोक प्राधिकारी को करनी है। और सेक्शन 7(6) बोलता है यदि लोक प्राधिकारी समय सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, जैसे कि 30 दिन इसमें निर्धारित है, 30 दिन के अंदर सूचना देनी चाहिए, और किसी के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे के अंदर वो सूचना प्रदान करने में यदि वो समय सीमा का पालन नहीं कर पाता, असफल होता है, तो ऐसी सूचनाएं जो है वो निःशुल्क दी जाती है। उसकी जवाबदारी भी लोक प्राधिकारी के ऊपर है कि यदि वो असफल होता है तो ऐसी सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध कराएं। उसी तरह से कोई भी निर्णय लेने से पहले लोक सूचना अधिकारी को धारा 11 के अधीन थर्ड पार्टी द्वारा किए गए निवेदन को भी ध्यान में रखना है। तो ये एक अधिकार दिया हुआ है पब्लिक अथॉरिटी को कि भाई रेलवे से किसी ने सूचना मांग लिया और उसके पास बीएसएनएल ने दूरसंचार विभाग ने कोई जानकारी प्रदान की हो, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, तो हमने थर्ड पार्टी की परिभाषा में दिखाया था कि अन्य कोई लोक प्राधिकारी है वो भी इसकी कैटेगरी में आता है। तो एक ये अधिकार इसमें दिया गया है कि भाई उसके निवेदन को भी ध्यान में रखना है, और उसकी सूचना जो है वो संबंधित जो लोक प्राधिकारी है थर्ड पार्टी उसको देनी पड़ती है कि भाई आप हमने ऐसा ऐसा निर्णय लिया और आप ये निर्णय से सहमत नहीं तो इसके लिए अपील में जा सकते हैं। तो अपील में जाने का भी अधिकार लोक प्राधिकारी को दिया है, अन्य लोक प्राधिकारी को जो थर्ड पार्टी है। सेक्शन 7(9) किसी सूचना को साधारणतः उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उसे मांगा गया, जब तक कि लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अनुपाती रूप में विचलित न करता हो, इन्हें डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड की सुरक्षा को लेकर। इसमें क्या होता है, कई बार ऐसी सूचना जब कोई मांगता है तो लोग पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या जो लोक प्राधिकारी वो मना कर देते कि भाई ये जो लोक प्राधिकारी है उनको हमको भाई ये जो डिसप्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट द रिसोर्सेस, ऐसा रीजन बता के
वो मना कर देते। इसमें इंफॉर्मेशन देने से मना नहीं कर सकते। इसमें कई निर्णय है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने कि भाई आप उसका स्वरूप बदल दीजिए। यदि किसी ने किसी स्वरूप में इंफॉर्मेशन मांगा है, वो स्वरूप में देने से वो उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, उसके संरक्षण को खतरा हो सकता है रिकॉर्ड के, तो आप उसका स्वरूप बदल दीजिए। हो सकता है आपने कोई जेरोक्स मांगी हो, जेरोक्स कॉपी कोई रिकॉर्ड की, और वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में कि भी उसकी जेरोक्स निकालने जाएंगे, वो कागज फट जाए, टूट जाए, तो उसका स्वरूप बदल के भी उसको फोटो खींच के स्कैन के रूप में दे सकते हैं। ऐसा स्वरूप बदला जा सकता है इंफॉर्मेशन देने के लिए। फिर सेक्शन 8 जो है सर, जिसमें आपसे एक सूचना निवेदन प्रकट था। किए जाने से जी 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 सर, एक निवेदन था कि जैसे आज हम अगर धारा 7 तक पे इसको रोक के हम प्रश्नोत्तर ले लें, तो यहाँ तक लोगों के बिल्कुल, डाउट्स थोड़ा क्लियर हो एक- जाएंगे और एक सेशन हम अलग से और ले लें आगे के लिए, बिल्कुल। या फिर आज पूरा समझा दें और क्वेश्चन आंसर हम बाद में ले लें, कैसे करें सर? एक पॉइंट इसमें सिर्फ एक पॉइंट मैं कवर कर रहा हूँ। सेक्शन 8 में मैं नहीं जा रहा हूँ। जी। सेक्शन 8 सिर्फ इसमें मैंने डिलीट नहीं किया है। सेक्शन 8 से संबंधित एक जो है वो पब्लिक अथॉरिटी की जवाबदारी, वो मैं उससे आ रहा हूँ। सेक्शन जी। 8(2) क्या कहता है कि सेक्शन 8(1) में जो भी एग्जम्पशन है हमने देखे ना, तो जो शासकीय गुप्त बात अधिनियम है 1923 का, उसमें यदि कोई छूट दी गई है कि भाई एग्जम्पशन दिया है कि सूचना प्रकट करने से, लेकिन यदि लोक प्राधिकारी को लगता है कि भाई इसमें पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा है, तो ऐसी सूचनाएं भी जो होती है वो लोक प्राधिकारी प्रकट कर सकता है। तो ये निर्णय लेने की जवाबदारी किसकी है? लोक प्राधिकारी की। इसमें पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को निर्णय नहीं लेना है, यानी लोक सूचना अधिकारी की यहाँ कोई भूमिका नहीं है कि भाई ऐसा कोई वो निर्णय ले। और हाँ, वो उसके बारे में एक दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन भी है। हम लोग क्वेश्चन आंसर पे ही आ जाते। मैं एक देख रहा था कि भाई कुछ इसमें सर 8/18 को जो है हमारा नेक्स्ट वही सेशन मैं के ले लिए रहा हमको था। जाना रहेगा। आप मेरे ख्याल से 3-4 अच्छा, मिनट अगर जी, कुछ जी। और जरूरी चीज बताना चाहे तो बता दीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन आंसर ही लेंगे सीधे। जी जी जी। सेक्शन 18 में हमने ये तो लिया ही था कि भाई जो क्या कहते हैं तो क्षतिपूर्ति वाला, हमने कल भी चर्चा की कि वो क्षतिपूर्ति की जो राशि है वो लोक प्राधिकारी को देनी पड़ती है। बाकी जो पेनल्टी जो लगती है या फिर जो प्रशासनिक अनुशासनिक कार्रवाई के लिए जो रिकमेंड करता है वो उसके ऊपर होती है, अपना लोक सूचना अधिकारी के ऊपर में। वो जो पेनल्टी की जो रकम है 250 रुपए प्रतिदिन, अधिकतम 25,000, वो लोक सूचना अधिकारी की सैलरी में से जाता है। लेकिन ये जो क्षतिपूर्ति की जो राशि होती है वो लोक प्राधिकारी को देनी पड़ती है। और उसमें है कि भाई लोक प्राधिकरण से ऐसी उपाय की अपेक्षा करना, राज्य सूचना आयोग को जो शक्तियां दी है, तो लोक प्राधिकारी को वो आदेश दे सकता है या निर्देश दे सकता है कि सूचना तक पहुंच उपलब्ध करवाने के लिए। लोक सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं करते हैं, कई जो लोक प्राधिकारी है नियुक्त करने के लिए उनको निर्देश दे सकता है। और जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट के बारे में उनको उनकी जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार करने के लिए निर्देश दे सकता है। रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल है उसके बारे में उनको वो कुछ निर्देश दे सकते हैं। तो ठीक है, समय की कमी को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जो संगठन होते हैं उनको धारा 24 में हम लोग आते हैं, जो ये सुरक्षा संगठन है, जो है सूची 2 में जो दिए हुए, उन पर ये कानून लागू नहीं होता है। लेकिन फिर भी उनको लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है। भले उनको सूचना का अधिकार कानून लागू नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ जो सूचनाएं जो है, जो मानवाधिकार और भ्रष्टाचार से संबंधित जो सूचनाएं वो देने का उन पर बंधन है। इसलिए उन्हें लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना जरूरी है, भले उन पर ये कानून लागू नहीं होता है। तो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आ सकते हैं देवेंद्र जी, यानी मैंने कोशिश की है क्योंकि नहीं सर, एक्चुअली हम लोग ये चाहेंगे कि जो हम धारा 7 के बाद है उस पर आपसे एक स्पेसिफिक एक टॉपिक पर एक दिन और सेशन लेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रेजेंटेशन के जरिए से जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो हमारे साथियों के लिए बहुत जरूरी और लाभदायक है। तो मैं आज अपने सभी साथियों को ये बताना चाहूंगा कि एक धारा 4 पर एक स्पेसिफिक हमारा सेशन होगा जो अगले हफ्ते में
होना है, जिसे राजकुमार मिश्रा जी लेंगे। और इसके अलावा एक सेशन हम और कोशिश करेंगे कि नवीन जी हमें अगले हफ्ते में दें, ताकि हम इस एक्ट को प्रॉपर और अच्छे तरीके से समझ सके। और आज जो है धारा 4 को छोड़कर और अपील से संबंधित विषय को छोड़कर अगर कोई मित्र प्रश्न करना चाहे तो उसको प्रश्न में ले ले। और कार्यक्रम बस अगले नवीन जी 1 मिनट में ये बंद होने वाला है, तो वापस उसमें जुड़ना है सभी को। राज मिश्रा जी सर जी, कहें। नवीन जी जी जी, नवीन जी, इस बेहतरीन कार्यक्रम के लिए हम सभी के ओर से हार्दिक धन्यवाद आपको। हम बहुत बहुत इस आपका भी कार्यक्रम बहुत के बहुत लिए धन्यवाद। आपका आजीवन ऋणी रहेंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका, बेहतरीन कार्यक्रम, बहुत आनंद आया, बहुत खुशी मिली। नहीं, बहुत बहुत जी धन्यवाद। नहीं, मैं तो यही मानता हूँ, मैंने शुरू में ही कहा कि मैं ये प्रशिक्षण देने नहीं आया, मैं सिर्फ चर्चा करने आप लोगों के सामने आया था। मुझे पता है मुझसे ज्यादा आप लोगों को अनुभव है और इसमें मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है मतलब। और मैं अपने आप को ये समझूंगा मतलब आप लोगों से सीखने, जैसे मैंने कल का भी अटेंड किया, बहुत सारी चीजें मुझे सीखने